बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो हमने लास्ट लेक्चर किया था वो हमने रेशोस देख ली थी। लिक्विडिटी रेशो हमने देख ली थी, उसके बाद एक्टिविटी रेशो हमने देख ली थी। कि आज जो हमने करनी है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ठीक है, अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या होती है, हम चेक करते हैं कि हमारा जो रेशो मार्जिन है एज़ कम्पेयर टू सेल्स वो क्या है। इसमें बेसिकली हम देखेंगे सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब ये क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है सेल्स में से आप माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देखना होगा कि जो सेल्स है उसमें से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंटेज है। ठीक है, कितने परसेंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद फिर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का था, अब इसमें हम माइनस करते हैं अदर एक्सपेंसेस सारे, सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, फिर हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर हम टैक्स माइनस करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे आती है नेट इनकम। तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो सेल है उसमें से हमारी कितने परसेंट जो है इनकम निकल रही है। ठीक है, अगर सपोज करें यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं जी, जो हमारी सेल्स है वो 100 सेल है, उसमें से 10 हमने कॉस्ट उसकी थी, 90 हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम देखेंगे 100 में से जो हमारा ये 90 आया ये कितने परसेंट सेल का है। इस तरह हम जो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद सपोज करें हमारे पास 40 नेट इनकम आती है, तो हम देखेंगे 100 जो हमारी सेल है उसमें जो 40 हमें प्रॉफिट मिला है सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, वो सेल का कितने परसेंट है। ठीक है, और इसके बाद हम थर्ड देखते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे, फिर हम देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या हम रिटर्न देखते हैं अपनी नेट इनकम कहाँ पे देखेंगे, इन्वेस्टमेंट है ना। इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपकी, जो आपने एसेट्स में इन्वेस्ट किया होता है। ठीक है, तो वो हम जब फार्मूला नेक्स्ट करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम देखेंगे ROE कि जो हमारी इक्विटी है उसके अगेंस्ट हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ये हमने आज देखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है हमारी, उसे हम देखते हैं। इसके फार्मूलाज भी बहुत इजी हैं, बिल्कुल सिंपल से आएंगे, इतने हैवी नहीं, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का फार्मूला है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट आप कहाँ से मिलेगा, इनकम स्टेटमेंट से, सेल्स भी आपको इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे साथ मैंने जो किया हुआ है ये देखें, हमारे पास बैलेंस शीट है, ये इनकम स्टेटमेंट हमारे पास आ गई। ठीक है, सबसे पहले नेट सेल्स है 2211 है, वो हमारी नेट सेल 2211 नेट सेल है। फिर EAT हमारे पास आ गई ना, ये नेट इनकम होती है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, आपने वो लेनी है। वो हमारी कितनी है 90, सॉरी ये ग्रॉस प्रॉफिट है, हमने ग्रॉस प्रॉफिट लेना है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा होता है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, जो पीछे बचता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वो हमारा 612 है। ठीक है, हमने 612 को 2211 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 0.277। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में करने के लिए, हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमने आंसर परसेंटेज में शो करने हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 27.7%। ठीक है, मतलब अगर सेल हमारी 100% हो तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, वो 27.7% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम फार्मूला देखते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है नेट प्रॉफिट का। ठीक है, अब बल्कि इसी को हम देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं, एनालिसिस करना है ना। तो 2001 में हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है BW का 31.3 है, फिर 28.7 हुआ, फिर 27.7 हुआ है। इट मीन्स कि ये हमें बता रहा है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है हमारा, उसमें कमी आ रही। लेकिन इंडस्ट्री का देखें वो 27 से 30 हुआ, 31 हो गया। एक तो इंडस्ट्री में इंक्रीज आ रहा है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बढ़ रहा है ना, 27 से 30 हुआ, 30 से 31 हुआ, और दूसरे नंबर पे हमारा 27.7% है, इंडस्ट्री का 31.1% है। मीन्स हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है वो हमारी कम है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। ठीक है, इट मीन्स कि जो हमारा इसके ऊपर फाइनल जो कंक्लूजन है, जो हमारा एनालिसिस है वो ये है कि
कि हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है वो हमारी वीक है, ठीक है, इंडस्ट्री की बेहतर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया नेट प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा हो गया। अब हम देखते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्या है, इसका फार्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट का था जीपी टू सेल, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल, नेट प्रॉफिट का है एनपी स्टैंड फॉर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। अब नेट प्रॉफिट जो होता है आपका ईएटी आपको समटाइम गिवन होता है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स जो होता है आपका, ठीक है। अब वो हमारे पास कितनी है, नेट इनकम या ईएटी हमारे पास है 91 है, और सेल हमारे पास वही है जो पहले थी 2211 है। ये हमारा आंसर आ गया 0.041। इसको जब हमने परसेंटेज में लिया 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 4.1%, ठीक है। मतलब हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 20, अगर 100 की सेल की है तो उसमें से 27.7 रुपये हमें ग्रॉस प्रॉफिट में बचे थे। अब जब हमने जो 100 की सेल की है उसमें से हमें सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद एंड पे टैक्स इंटरेस्ट देने के बाद हमारे पास एंड पे जो बचा है 4.1 बचे हैं, ठीक है, 100 में से। अब इसको नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं अपनी 2001 में हमारी 9 थी, 2002 में हमारी 4.9% होगी, फिर 2003 में हमारी 4.1% होगी, ठीक है। अब हमारी 4.1% है। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो है 2001 में 7.6% है, फिर जो है 8.1% है, उसके बाद 8.2% है हमारी। अब देखें यहाँ पे क्या है, BW हैज़ अ पुअर नेट प्रॉफिट मार्जिन, जैसे कि 2001 में 9% है, फिर 4.9 और 4.1। अब देखें हमारा जो है नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में भी कमी आ रही थी और नेट प्रॉफिट में भी हमारी कमी आ रही है। 9 से हम 4.9 पे आ गए और उसके बाद हम 4.1 में चले गए। लेकिन हमारे 2001 में हमारी सिचुएशन स्टेबल थी, इंडस्ट्री की 7.6% था, हमारा मार्जिन 9% था। अब लेकिन इंडस्ट्री 7.6 से 8.1 पे गई, 8.2 पे गई है, इंडस्ट्री में इंक्रीज आ रहा है, इंडस्ट्री इंप्रूव कर रही है, इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट मार्जिन रेशियो वो ज़्यादा हो रही है, लेकिन हमारी कम हो रही है। तो इंडस्ट्री की जो करंटली रेशियो है वो 8.2% है, हमारी 4.1 है, मीन्स हमारी हाफ है। अगर वो 100 के पीछे 8.2 रुपये कमा रहे हैं, हम 100 के पीछे 4.1 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारी 50% लो इनकम है उनकी, ठीक है। अब इसकी जो है पॉसिबल रीज़न क्या हो सकती है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा हो सकती है, आपकी रेवेन्यू हमारी कम हो सकती है, ठीक है। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। उसके बाद हम जब इनके फर्दर एनालिसिस करेंगे हमें इस चीज़ के भी आंसर मिल जाएंगे कि हमारे एक्सपेंसेस कम हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, या हमारी रेवेन्यू डिक्लाइन कर रही है। तो वो हमें पॉसिबल जो है आंसर हमें नेक्स्ट मिलेंगे। अभी हमें जो है इसके पॉसिबल जो है रीज़न नहीं मिल रहे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इजाफा हो रहा है, या एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं आपके, या हमारी रेवेन्यू कम हो रही है, बाकी चीज़ें स्टेबल है। तो इसका आंसर हमें फर्दर बाद में मिलेगा जब हम मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे, मज़ीद जब हम ट्रायल एनालिसिस या कॉमन सेल एनालिसिस करेंगे तब हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट जो रेशियो है हमारी वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे ROI भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे ROI भी कह देते हैं, ठीक है। मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट की, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो हमने एसेट्स अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है वो एसेट की फॉर्म में होती है ना। तो जहाँ हमने एसेट्स में इन्वेस्ट किया उसके अगेंस्ट हमें रेवेन्यू कितनी आ रही है, उसके अगेंस्ट हमें कितना रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो जब भी रिटर्न की बात आएगी तो हम नेट इनकम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इसे हम एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं, कि हम देखते हैं हम अपने एसेट्स को कितने एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब नेट इनकम हम इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगी, वो हमारे पास है अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है 91 है। वो जो टोटल एसेट्स हैं ये देखिए हमारे पास जो बैलेंस शीट की जो एसेट साइड है उसका टोटल आ जाएगा 2169 है हमारे पास, ठीक है। 2169 है हमारे, 2169 है, वहाँ पे गलती से 2160 लिखा हुआ है। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो हमारे पास आंसर आ गया
0.042। इट मीन्स जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.2%। मीन्स कि हमें जो है टोटल एसेट के अगेंस्ट 4.2% हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब हम इसकी बेस पर डिसीजन नहीं ले सकते कि ठीक है कि नहीं ठीक, कम है या ज़्यादा है, कि हम कहेंगे 4% तो बहुत कम मार्जिन है। हम इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो 2001 में हमारी 9.1 है, 2002 में 5.0 कम हुई है, 2003 में फिर कम हुई है। ये तो हमें ये इंडिकेट कर रहा है हमारी जो रेशियो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये कम हो रही है। 9.1 से 5.0 पे या 4.2 पे आ गई हमारी, मतलब उसमें कमी आ रही है। दूसरे नंबर पे इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें, इंडस्ट्री की 10.8 है 2001 में, हमारी 9.1 थी, इंडस्ट्री की फिर भी वहाँ पे भी ठीक थी। अब इंडस्ट्री की 9.1 हुई है, फिर 9.8 हुई है, इंडस्ट्री में भी कमी आई है लेकिन बहुत स्लाइटली कमी आई है, लेकिन फिर भी जो हमारा डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, हमारा 50% से भी ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब अब हमारी जो है ROI जो है 4.2% है, इंडस्ट्री की 9.8% है, मतलब ठीक है, मोर देन 50% हमारा गैप है इसका। तो इट मीन्स कि हमारी जो ROI है वो भी हमारी, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारी पुअर है, वीक है हमारी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रिटर्न ऑन इक्विटी। पहले हमने चेक, मतलब हम डिफरेंट तरह इसको चेक कर रहे हैं कि हमने पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखा, फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखा, फिर एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, अब हम इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हमें रिटर्न कितना आ रहा है, कि प्रॉफिटेबिलिटी हम चेक करें, मतलब किसी एंगल से हमें, हर एंगल से हम चेक करेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है हमें शो हो जाए कि हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी है हमारा नेक्स्ट जो है, मतलब हम देखते हैं कि जो हमने इन्वेस्ट किया है इक्विटी की फॉर्म में उस पर हमें रिटर्न का मार्जिन क्या है, हमारा रिटर्न की जो है परसेंटेज या रिटर्न की रेशो क्या है हमारी। इसे हम ROE का नाम भी दे देते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी को, ठीक है। अब इसका रिटर्न की बात है तो डेफिनेटली हमारा नेट इनकम के साथ हम कंपेयर करेंगे, इसके नेट इनकम को डिवाइड करेंगे। अब हमने डिवाइड करना इक्विटी पे, क्योंकि हम इक्विटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, तो नीचे आ जाएगी शेयर होल्डर इक्विटी हमारी, शेयर होल्डर इक्विटी। ये नॉर्मली आपको गिवन होती है, अगर ना भी गिवन हो तो मैं आपको बता दें इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। आपका कॉमन स्टॉक, आपका प्रीमियम, जो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ स्टॉक होता है आपका, ये आ जाएगी। उसके बाद जो है कुछ और चीज़ें, जैसे यहाँ पे तो चीज़ें आपके पास गिवन है ना, तो उन्होंने अलग से बताया हुआ है। नॉर्मली ये अलग से गिवन होता है कि इक्विटी पोर्शन ये है और इसका टोटल इतना है, पेड इन कैपिटल। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको अलग से ना दिया हो टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी का तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब उसके बाद इसमें जो है रिटेन अर्निंग भी शामिल होती है आपकी, ठीक है। ये चीज़ें जो है शेयर होल्डर इक्विटी में आपकी आती हैं, ठीक है। अब नेट इनकम हमारे पास है 91, हमारी नेट इनकम है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे गिवन है, उन्होंने दिया हुआ है टोटल इक्विटी 1139, ठीक है, 1139। इसका आंसर हमारा आ गया 0.08। इसे हम परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8%, ठीक है। मतलब हम सिंपल अब इसी की बेस पे नहीं कह सकते कि जो हमारा जो आ रहा है वो 4% था तो हमारा 8% डबल है तो हम बेहतर है, नहीं। हमें फर्दर इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना है कि इंडस्ट्री के साथ क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उसके मुताबिक। या हम कहें कि जी हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं 100 के पीछे सिर्फ हमें 8 रुपये प्रॉफिट आ रहा है, हम ये भी नहीं कह सकते। हम कंपेयर करेंगे कि इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब उसके लिए अब हमारी जो है 16.6% थी 2001 में, फिर 2 में 9.4% होगी, मतलब बहुत ज़्यादा कमी आई है। 2003 में और कमी आ गई है। अब तो जो इंडस्ट्री की देखें तो 20.4% थी 2001 में, हमारी 16 थी, मतलब हम तब भी कम थे। उसके बाद उसमें कमी आई, पर स्लाइटली कमी आई है, 17.2 है, 2003 में 17.9 है, ठीक है। मतलब इंडस्ट्री में भी कमी आई है लेकिन इतनी ज़्यादा कमी नहीं जितनी हमारे अंदर कमी आई है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी वीक है, वो भी पुअर है, ठीक है, क्योंकि गैप ज़्यादा है। इंडस्ट्री का कितना है, इंडस्ट्री का जो रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है वो 17.9% है, जो दूसरी फर्म का आ रहा है ना, लेकिन हमारा कितना, हमारा 8% है। मतलब कि अगर हमारे पास 100 रुपये टोटल इक्विटी है कि 100 रुपये के अगेंस्ट हम 8 रुपये कमा रहे हैं, जो इंडस्ट्री है वो 100 रुपये के अगेंस्ट 17 रुपये कमा रहे हैं, 18 रुपये ऑलमोस्ट कमा रहे हैं वो, ठीक है। मतलब उनकी स्ट्रॉन्ग है, हमारी जो है वीक है।
हमारी रिटर्न की जो प्रोपोर्शन है वो हमारा वीक जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अफेक्ट हम देखते हैं ऑफ डेट ऑन ROA एंड ROE के जो रिटर्न ऑन एसेट्स है या रिटर्न ऑन इक्विटी है उसका क्या इफेक्ट होता है। ROA इज लोअर्ड बाय डेट इंटरेस्ट लोअर नेट इनकम विच आल्सो लोअर ROA, ठीक है। जो हमारा डेट इंटरेस्ट है जब लोअर होता है तो उससे क्या होता है हमारी ROA भी लोअर हो जाती है। उसके बाद है बट यूज द डेट आल्सो लोअर इक्विटी, जब हम यूज़ ऑफ डेट करते हैं तो उससे हमारी इक्विटी पे भी इफेक्ट आता है। डेफिनेटली डेट हम यूज़ करते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हमारी इनकम कम होगी, वो तो इफेक्ट जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारी ROE पे भी इफेक्ट जाएगा। वो कैसे, इसमें तो हमारा डेट शामिल नहीं है लेकिन इसमें तो हमारा माइनस हो रहा है ना, नेट इनकम पे तो हमारा इफेक्ट जा रहा है ना, इसलिए जो है ROE पे भी इफेक्ट जाता है और ROE पे भी इफेक्ट जाता है डेट की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है ROE फाइंड करने में हमें प्रॉब्लम कौन सी पेश होती हैं। वो ROE जो है शेयर होल्डर वेल्थ से कोरिलेट होता है बट प्रॉब्लम कैन अराइज व्हेन ROE सोल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। जब हम सिर्फ ROE की बेस पे मेजर करें तो वो हमें प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। जैसे कहते हैं ROE डज नॉट कंसीडर रिस्क, जो ROE इसमें रिस्क का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। उसके बाद डज नॉट कंसीडर अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, इसमें जो है कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ वो कंसीडर नहीं करते क्योंकि बाकी चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद जो है ROE फोकस ओनली ऑन रिटर्न, अ बेटर मेजर इज वन दैट कंसीडर बोथ रिस्क एंड रिटर्न। हम यहाँ पे क्या करते हैं ROE जो है ये वाला सिर्फ रिटर्न पे फोकस करता है कि हमें रिटर्न कितना आ रहा है, कितने % रिटर्न आ रहा है। लेकिन जो प्रॉपर मेजर है उसके अंदर आपने रिटर्न को भी देखना है, रिटर्न के साथ साथ आपने रिस्क फैक्टर को भी इन्वॉल्व करना है क्योंकि रिस्क भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये भी आपका इफेक्ट होता है। तो जब आप रिस्क को इग्नोर करते हैं वो आपको प्रॉपर्ली जो है एक्चुअल इमेज नहीं शो करता। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है प्राइस अर्निंग रेशो है, मतलब जो हमारी स्टॉक की प्राइस है उसके अर्निंग के साथ कंपेयर करते हैं कि वो क्या है, उससे भी हमें आइडिया हो जाता है हमारा जो है प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशो जैसे मैंने पहले बताया था, जो टू वाले फार्मूले इजी होते हैं, प्राइस ऊपर आ जाएगी प्राइस ऑफ स्टॉक और टू के बाद वो चीज़ जो है हमारी नीचे आ जाएगी। अब प्राइस तो हमें गिवन होगी बुक्स में कि स्टॉक की प्राइस क्या है, अर्निंग कैसे हम फाइंड करेंगे, अर्निंग दोनों का डेटा पर शेयर में होगा। अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर के अगेंस्ट आपकी अर्निंग कितनी है, तो आप करेंगे नेट इनकम जितना आपने अर्न किया है डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर इश्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे नेट इनकम हमारी कितनी है वो तो नेट इनकम हमें पता है, हमारी जो नेट इनकम है वो यहाँ पे थी हमारे पास, वो हमारे पास नेट इनकम है 91, जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है इस पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर निकल आएगी। अब नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कितने हैं, हमने जो इशू ये यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 250, ठीक है। हम इस पे डिवाइड करेंगे हमारे जो है निकलेंगे अर्निंग पर शेयर कितनी है, तो प्राइस पर शेयर गिवन होगी उसे अर्निंग पर शेयर पे आप डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि हमें बताते क्या है, ये एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। उसके बाद है प्राइस ओवर कैश फ्लो, कि जो स्टॉक की प्राइस है उसका कैश फ्लो के साथ क्या रिलेशन है, उसको हम डिवाइड करेंगे प्राइस डिवाइडेड बाय कैश फ्लो पर शेयर, ठीक है। अब वो डिवाइड किया हमारे पास आ गया 8.21, उसका भी आंसर हमें मिल गया। चलें एक्चुअली असल में मसला अभी ये बना था कि मैंने लेक्चर जो है पूरा रिकॉर्ड कर लिया था, उसके बाद लेकिन जब मैंने चेक करने गया तो मेमोरी एरर की वजह से ना वो लेक्चर रिकॉर्ड पूरा हुआ नहीं था, 18 मिनट का हुआ जैसे। तो उसके बाद जो है मैं दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, वो हम रिपीट करते हैं। मेरे तो से तो ये था कि पूरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो गया है, जब मैंने देखा है जी वो 20 मिनट की एंड वाली जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई। चलें खैर, यहाँ पे जहाँ तक रिकॉर्डिंग हुई है वो हमारा टॉपिक है, वैसे तो हमने सारा ये कर लिया था। यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब ये जो हम कैलकुलेट करेंगे ये हमारी जो है मार्केट वैल्यू रेशोज हैं कि हम मार्केट वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मार्केट वैल्यू रेशोज, ठीक है।
अब सबसे पहले इसमें क्या आ जाती है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, ठीक है, इसको P/E भी लिख देते हैं। अब टू वाला फार्मूला इजी होता है, सिंपल, प्राइस ऑफ सिंगल शेयर, ठीक है, आ जाएगी डिवाइडेड बाय अर्निंग ऑफ सिंगल शेयर, ठीक है, ऐसा कैलकुलेट करते हैं। अब आप अर्निंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग ऑफ पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप जो टोटल आपकी इनकम है, नेट इनकम को आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स पे जो आपके आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। पीछे वाली स्लाइड में आपका गिवन है, जब आप नेट इनकम को नंबर ऑफ शेयर पे डिवाइड करेंगे आपके पास अर्निंग पर शेयर निकल आएगी। उसके बाद जो है प्राइस ऑफ शेयर भी आपके पास गिवन होगी, आप सिंपली प्राइस ऑफ शेयर कितनी गिवन है वो दी हुई है, 12.17 को डिवाइड करेंगे 1.014 पे, इट मीन्स के है ये 12.0 टाइम्स है हमारी, ठीक है। जो अर्निंग पर शेयर है उसकी निस्बत जो हमारी प्राइस पर शेयर वो 12 टाइम ग्रेटर है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, अभी हम जैसे यही देखें इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी प्राइस टू कैश फ्लो रेशो, हमारी कैश फ्लो पर शेयर हमारी आ जाती है, ठीक है। इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय जो है कैश फ्लो पर शेयर हमारी आ जा रही है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे पर का साइन है ना, ठीक है। अब प्राइस हमारी कितनी है, हमें वो गिवन है 12.17, जो कैश फ्लो है वो हमारे पास भी गिवन है, या हम टोटल कैश फ्लो जो है दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है डायरेक्टली 8.21x, ठीक है। मीन्स कि हमारा जो कैश फ्लो से प्राइस का कंपैरिजन है वो 8.21 टाइम्स ग्रेटर है हमारी प्राइस पर शेयर, ठीक है। इसका नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं, हमारी है मार्केट टू बुक वैल्यू, इसे मार्केट टू बुक वैल्यू, इसे जो है M ओवर बी भी लिख देते हैं, इसे प्राइस ओवर CF लिख देते हैं, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू ऑफ, इसका फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर, ठीक है। ये भी आपके पास गिवन होगी, आप डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.56, ठीक है। अब एक्चुअली ये अब हमें बताते क्या हैं, हमारे पास जो है ये इसका सिनेरियो भी है, 2001 में जो प्राइस और अर्निंग है हमारी 9.7 है, 2002 में -1.4 चली गई है, 2003 में 12 है, और इसी तरह जो है प्राइस और कैश फ्लो 8 है, फिर -5.2 है, फिर 8.1 चली गई है। फाइनल हम कंपेयर करते हैं, प्राइस ऑफ अर्निंग 12 टाइम है हमारी, इंडस्ट्री की 14 टाइम है, मतलब इंडस्ट्री का नंबर ज़्यादा है। और इसमें क्या होता है कि जो हायर नंबर इज़ बेटर होता है, ठीक है, हायर इज़ बेटर, मतलब जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा कंसीडर किया जाता है इन तीनों में, ठीक है। तो इंडस्ट्री का नंबर ज़्यादा है, उसका रेशो ज़्यादा है तो वो बेहतर है, हम वीक हैं। प्राइस और कैश फ्लो में हमारी 8.21 है, इंडस्ट्री की 11 है, वो वहाँ पे भी बेहतर हैं। मार्केट टू बुक वैल्यू में हमारी 1.56 टाइम है, उनकी 2.4 टाइम है, मतलब हम ओवरऑल जो हम वीक जा रहे हैं, इंडस्ट्री की जो रेशो है वो हमारी हाई जा रही, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली जो हमें एनालाइज क्या करते हैं, जो प्राइस ओवर अर्निंग है, एक्चुअली हमें ये क्या बताती है, प्राइस ओवर अर्निंग, जो हमारी अर्निंग है, ये जो अर्निंग है, अगर अर्निंग हमारी $1 हो तो उसके अगेंस्ट जो इन्वेस्टर हैं वो कितनी प्राइस पे करने के लिए विलिंग है। उसके बाद जो हमारी प्राइस टू कैश फ्लो है, अगर हमारी सपोज करें $1 कैश फ्लो है तो उसके अगेंस्ट इन्वेस्टर कितनी प्राइस पे करने के लिए विलिंग है। उसके बाद बुक वैल्यू, अगर हमारी बुक वैल्यू $1 है तो उसके अगेंस्ट उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, या इन्वेस्टर कितना विलिंग है उसके अगेंस्ट पे करने के लिए, ये हमें एक्चुअली ये बताते हैं, ठीक है। अब फॉर ईच रेशियो द हायर द नंबर इज़ बेटर। अब इसमें क्या होता है कि हर एक वैल्यू में, प्राइस ओवर अर्निंग रेशियो में, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो में, या मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर इंडिकेटर होगा, उतनी हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। अब इसमें कहते हैं प्राइस और अर्निंग एंड मार्केट टू बुक वैल्यू आर हाई इफ ROE इज हायर।
अगर आपकी ROE हायर होगी, चूंकि अब हमारी ROE वीक है, कंपनी की हमारी BW की ROE वीक है ना, इसलिए हमारी जो है प्राइस ओवर अर्निंग रेशियो एंड मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो भी वीक है। ठीक है, अगर ROE हमारी बेहतर होती है, ज़्यादा होती है, तो प्राइस ओवर अर्निंग और मार्केट टू बुक वैल्यू भी ज़्यादा होती है। ये एक इंडिकेटर होता है जो ROE पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो भी रिटर्न का फैक्टर होता है वहाँ पे। तो इसका मतलब है अब हमारी ROE वीक है तो हमारा रिस्क का फैक्टर ज़्यादा है, लेकिन अगर ROE हमारी स्ट्रांग होती तो रिस्क का फैक्टर वहाँ पे कम होना था। कैसे? अगर हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है, इट मीन्स कि इन्वेस्टर जो है इजीली इन्वेस्ट करेंगे हमारे बिजनेस में, तो रिस्क का फैक्टर कम होगा। अब चूंकि हमारी वीक है, हमारे बिजनेस में जो है रिस्क है इन्वेस्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो हमने ROI और ROE जो किया है उसको हमने अकॉर्डिंग टू डू पॉइंट एनालिसिस करना है कि डू पॉइंट एनालिसिस के मुताबिक हम किस तरह से उसे सॉल्व करेंगे। डू पॉइंट एनालिसिस, इसमें जैसे हम दो चीज़ें फाइंड करते हैं, एक ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और दूसरी ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, अब जो ROI है इसे हम अर्निंग पावर भी कह देते हैं। ठीक है, जो ROI हमने फाइंड करना है इसके मुताबिक इसे हम अर्निंग पावर का नाम भी दे देते हैं, अर्निंग पावर का नाम भी देते हैं। अब ROI हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला है सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी हमने पहले फाइंड किया हुआ है, हमारे पास आंसर, हम डायरेक्ट आंसर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा एसेट एफिशिएंसी। ठीक है, ये दो चीजें। अब सेल प्रॉफिटेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? नेट इनकम ओवर सेल्स। जो टोटल एसेट एफिशिएंसी क्या होता है, उसका फार्मूला होता है सेल्स ओवर टोटल एसेट्स। ठीक है, वैसे जो हमने बैक साइड पे पीछे कैलकुलेट किए हैं उनमें हमारे पास जो है सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी का आंसर भी है, एसेट एफिशिएंसी का आंसर भी है। हम सिंपल क्या करेंगे, इनके आंसर पुट करेंगे तो हमें ROI अकॉर्डिंग टू निकल आएगी BW हमारी कंपनी के मुताबिक। ठीक है, वो कितनी है, ये था 0.041 सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी थी और जो है 1.02 हमारी एसेट एफिशिएंसी थी। अब इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया 0.042। अगर हम इसे परसेंटेज में देखना है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 4.2%। ठीक है, अब हमने इंडस्ट्री की निकालनी है ROI। अब इंडस्ट्री की डू पॉइंट एनालिसिस के मुताबिक ROI हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास सारा डेटा है, उसके मुताबिक हम कैलकुलेट करके हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो कितना है, इसका था 0.82 था और ये था 1.17। अब इसको हमने सॉल्व किया 0.098 और परसेंटेज में किया तो 9.8%। अब यहाँ पे देखें हमारा 4.2% है, इंडस्ट्री का 9.8% है, मीन्स कि हमारी जो ROI है हमारी वीक है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री की स्ट्रांग है, हमारी हाफ में 50% कम है ना, इट मीन्स कि हमारी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या जो अर्निंग पावर है, हमारी अर्निंग पावर वीक है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं, मैं ऊपर वाला फार्मूला लिखा रहने देता हूँ, नीचे वाले हम कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये आपकी सेल्स है। अब हमने फाइंड करना है रिटर्न ऑन इक्विटी अकॉर्डिंग टू डू पॉइंट एनालिसिस। अब इसमें क्या, सिंपली पहले दोनों चीज़ें सेम आएंगी, सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी मल्टीप्लाई हम करेंगे एसेट एफिशिएंसी के साथ, और यहाँ पे एक नई चीज़ हमारी आ रही है, इक्विटी मल्टीप्लायर। ठीक है, अब इसका तो आपको फार्मूला पता है, नेट इनकम ओवर सेल है
एसेट एफिशिएंसी का सेल और टोटल एसेट्स है। इक्विटी मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या है? टोटल एसेट्स और इक्विटी। अब मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताता हूँ जो आसानी के लिए या जो फार्मूला याद करने के लिए है, वो ये है कि आप सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी का फार्मूला इजी है ना, कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल। अगर आप आगे भूल जाएं फार्मूला क्या है तो सिंपल इजी है, क्योंकि आपको जरूरी नहीं आप ये वाला जो है ROE में लिखें, आप सिंपली ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेट इनकम ओवर सेल आ गई। अब इसके बाद जो ये जो नीचे वाला है ये ऊपर आ जाएगा, आपका सेल्स आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आप कैलकुलेट करें, एसेट करें तो ये टोटल एसेट पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वह ये जो डिवाइड हो रहा है नेक्स्ट फार्मूला ये ऊपर चला जाएगा। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट क्या करें, इक्विटी कैलकुलेट करें, इक्विटी मल्टीप्लायर आपका डिवाइड हो जाएगा इक्विटी पे। ठीक है, इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों के आंसर हैं, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है हमारे पास। ठीक है, हमने पहले ROE फाइंड किया है ना वाला, ये वाला, अगर हम नहीं तो हम इसे फाइंड कर लेंगे सिंपल। अब इनका जो आंसर है वो आ जाएगा ROE जो है BW की 2003 की नेट इनकम हमारे पास है 0.41 है, एसेट एफिशिएंसी है 1.02 है, और 1.9 आपका इक्विटी मल्टीप्लायर है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.08, या आप इसे परसेंटेज में करेंगे तो 8% आ जाएगा। और जो ROE इंडस्ट्री का है उसमें हमारे पास सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी भी गिवन है 0.82 है, एसेट एफिशिएंसी भी हमारे पास है 1.17, उसके बाद इक्विटी मल्टीप्लायर भी हम फाइंड वहाँ पे कर सकते हैं 1.88। अब इसका आंसर क्या है, 0.179 है और 17.9% है। अब यहाँ पे भी आप देखें कि हमारे पास क्या है, हमारी जो है ROE 8% है, इंडस्ट्री की 17.9 है। इट मीन्स कि हमारी ROE क्या है, वीक है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। वीक है ना, क्योंकि हम 8% पे हैं, वो कितना कमा रहे हैं, वो 8% प्रॉफिट हम ले रहे हैं, इंडस्ट्री वाले 17.9%, ऑलमोस्ट 18%, 10% ज़्यादा है उनकी प्रॉफिट रेशो। इट मीन्स कि हमारी जो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हमारी वीक है और अच्छी खासी वीक है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे जो ओवरऑल जो इंडस्ट्री पे ट्रेंड आए हैं, जो हमारी समरी है इसको मैं रेज करता हूँ। वो क्या है, जो हमने रेशोज की हैं, पहले लेक्चर में की थी, फिर दूसरे लेक्चर में लिक्विडिटी रेशो हमने की थी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की थी, एफिशिएंसी रेशो हमने की थी। ठीक है, इन सब का जो है ओवरऑल समरी क्या है हमारी। ठीक है, हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है हम ये देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, वो सबसे पहले बता रहे हैं कि जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, क्योंकि वो लो थी, हमारी नेट प्रॉफिट भी लो था, ऐसे ही हमारा नेट प्रॉफिट भी क्या था, नेट प्रॉफिट लो था, ग्रॉस प्रॉफिट भी लो था, ROI भी हमारा लो था, ROE भी लो था। एक तो ये हो गया। अब इसका मतलब क्या, और ये फॉल कर रहे थे 2001 से 2003 तक कंटिन्यूसली, ये नीचे जा रहे थे, डाउन जा रहे थे हमारे। ठीक है, तो ये आ गई। इसका मतलब है जो इंडस्ट्री की एवरेज है, इंडस्ट्री की एवरेज से हमारी जो है BW की एवरेज वो वीक जा रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लो है ना, इसलिए ये वीक जा रही है। उसके बाद है, अब इसका जो है पॉसिबल रीज़न क्या हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी लो जा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी लो जाने से क्या होगा कि उसकी पॉसिबल रीज़न क्या हो सकती है। सबसे पहले एक तो ये है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो ज़्यादा है। ठीक है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे पॉसिबल रीज़न है कि सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंस जो हैं आपके वो ज़्यादा हैं। ओवरऑल क्या है, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। पॉसिबल है कि जिसकी वजह से आप एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से आपकी रेवेन्यू कम है। ठीक है, अब यही जो है, दिस रिजल्ट इज कंसिस्टेंट विद द लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और यही आपका है लो इंटरेस्ट कवरेज भी आपकी, उसका भी आंसर लो था, तो यही उसकी वजह भी बन रहे हैं। अब हम इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी के बाद नेक्स्ट हम जाते हैं ओवरऑल पे,
कि हमारे जो हमने जो जितनी रेशो एनालिसिस की हैं ओवरऑल क्या इफेक्ट है, वो हमें उसमें पहले बता रहे हैं कि इन्वेंटरीज आर टू लो, हम हाई सॉरी इन्वेंटरी जो हमारी बहुत ज़्यादा हाई है। जब हमने करंट एसेट किया था, क्विक एसेट किया था, करंट एसेट हमारा ज़्यादा पोर्शन था, क्विक एसेट जो है हमारी वीक थी। ठीक है, तो वो हमें बताती थी कि जो इन्वेंट्री है हमारी टू हाई थी। उसके बाद मे बी पेइंग ऑफ क्रेडिटर्स, हम जो क्रेडिटर को पे कर रहे थे वो बहुत जल्दी पे कर रहे थे, उनको जल्दी पे कर रहे थे ना, इसका मतलब है हम उस पैसे को कम यूटिलाइज कर सकते थे। ये भी एक हमने यहाँ से जज किया है, हमने समरी इसकी निकाली है। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी टू हाई, जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हमारी हाई है। या उसके अलावा जो हमारी कॉस्ट ऑफ जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो हमारी हाई है। ठीक है, ये हमारी कुछ समरी है ओवरऑल रेशियोज एनालिसिस की। अब इसको फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे या कॉमन सेट एनालिसिस करेंगे, हमें बहुत सारे हमारे आंसर वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इंशाल्लाह कॉमन साइज एंड ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और हम उसे मैनुअल भी करेंगे एंड ट्राई करेंगे हम उसे एक्सेल पे करने के लिए। एक्सेल पे चूंकि एक ईजी होते हैं और वैसे भी आपको एक्सेल यूज़ करना फिर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई आपको कोई इशू है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है जी, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।